हेलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वालेकुम सलाम मैम। हाउ वाज योर डे? ऑल फाइन। यस। गुड। चलो, तो होमवर्क सबने किया? यस। पक्का? 4-5 सबमिशंस ही है। मैंने तो किया नहीं। होमवर्क नहीं, सबमिशन ज्यादा आ रहे हैं, उसका क्या होगा? मैम अभी चेक कर लो ना कितने हैं। मैम एग्जाम्पल किसमें से करने थे, मुझे वही बहुत डाउट था। सम्स बुक में ही करने थे। नहीं, कौन से तो लेसन? चैप्टर 2। हमारे इसके ही चैप्टर 2 यूनिट 1 इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। ओके। कल जो हमने क्लास में डिस्कस किया ना, वही लिखने के थे। वो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो मैं ना तब तक आंसर नहीं बताऊंगी जब तक मेरे को 100% सबमिशन नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ने मेरे को सबमिट किया है आज का होमवर्क। बाकी इतने पेंडिंग है। सी, इतने पेंडिंग है, इतने सारे। ऐसे कैसे चलेगा फिर? आज ये सभी प्रेजेंट है, इतने सारे ने नहीं किया है, और वो कैपिटल रेवेन्यू में भी 2 स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। नहीं, ये कौन सा वाला था? मैंने तो कर दिया सबमिट दोनों। आज कल का था जो इलस्ट्रेशंस वाला है ना। इलस्ट्रेशंस 2 सॉल्व करने थे, और आपको ये जो समरी वो लिखनी थी कर ना, उसका दिया। था। तो यहाँ पे मेरे को सबमिशंस नहीं मिले हैं, देखो। मैंने कर दिया कितने स्टूडेंट? सबमिट। चलो मैं वापस मैं देखती हूँ, चेक लेकिन अभी करती हूँ, मेरा तो हो गया है, मैंने हाँ, सबमिट भी किया। ऐसा लगे ना तो वापस से अपडेट कर दीजिए तो मेरे को मिल जाएगा। ओके। बाकी भी इतने सारे हैं, देखो कितनी सारी लिस्ट है। और वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरे को ये दो दो लोग मिसिंग है, शाफिया एंड समवन एल्स। ये दो होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे तब तक अब मेरे को है ना आंसर इसके नहीं देने के हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, या फिर समझ में ही नहीं आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग? यस मैम। यस मैम। तो फिर कॉन्सेप्ट तो सभी इजी है ना, 11 12 का पूरा बेस ही है ना। कुछ आपको डिफिकल्ट लगा अभी तक समझने में? यस। नो। तो फिर मेरा पढ़ाना इतना मतलब ऐसा भारी लग रहा है आप सबको कि कोई होमवर्क सबमिट करने में इतनी देर लग रही है अब तो? मैम आपने कल का होमवर्क मेरा चेक भी कर लिया है, देखिए। मैं देखती एडिट हूँ। करके सेंड किया। देखती हूँ मैं फिर। सी, होमवर्क आप सबके बेनिफिट बेनिफिट के लिए है। अपने का ड्रीम है ना, आपको सीए अचीव करना है, तो फिर इसके लिए इतनी मेहनत तो लगेगी ना। देखिए सीए डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग पढ़ोगे ना तो समझ में तो सब कुछ आपको आ ही रहा है ना। हर एक सब्जेक्ट में आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा है? सो यू नहीं। ऑल मस्ट बी कंफर्टेबल ना। सीए मतलब कोई हार्ड तो लग नहीं रहा है आपको, समझ में तो सभी चीजें आ रही है ना आपको। लॉ नया सब्जेक्ट है फिर भी समझ आ रहा है ना। तो फिर सो बुक्स की अब प्रॉब्लम ये है। ना होमवर्क की, मुझे होमवर्क टाइम सर, बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं किया है प्लीज सबमिट करवाए। राइट, और आपको ना समझ में आए तो लेक्चर के बीच में उसी टॉपिक के वक्त सब आप है ना हमको बोले कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए आसानी रहे, हम उस टॉपिक के लिंक में हो ना तो आपको अच्छे से समझा सके। राइट, चलो। कल हमने क्या देखा? हमने चैप्टर 2 यूनिट 1 स्टार्ट किया था, राइट। वहां पे हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसेस हम समझ रहे हैं।
अकाउंटिंग प्रोसेस में हम बेसिक वाला पार्ट समझ रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर मैंने आपको बोला था कि कैसे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस के बेसिस से प्रिपेयर होता है। ट्रायल बैलेंस लेजर के बेस पे, और लेजर जर्नल एंट्री के बेस पे, एंड जर्नल एंट्री फॉर्म होती है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस से। फिर हमने सभी का मीनिंग देखा, सभी के एग्जांपल्स देखे थे कि इस तरह से रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से हमारे काम होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे, राइट। फिर हमने देखा फाइनल अकाउंट्स अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग बनते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग अप्रोच दो मेथड से है। आज तक आप 11th 12th में जो समझे वो था ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। आपने 11th के बेस में अगर है ना इंग्लिश मीडियम से हो गए तो उनको पता होगा रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये आपने अच्छे से समझा होगा वहां पे। तो वही चीज हमने यहाँ पे समझी, लेकिन थोड़ा डेप्थ में समझा, थोड़ा अलग अप्रोच से समझा कि एक्चुअल में ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे पर्सनल एंड इम्पर्सनल का क्लासिफिकेशन होता है। पर्सनल में भी तीन: नेचुरल, दैट आर द इंडिविजुअल लिविंग बींग्स; representative, that are the groups of natural; and artificial or legal, that are the business entity that have their legal identity. फिर हमने देखा इम्पर्सनल अकाउंट्स में रियल, रियल में टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में वो कोई प्रॉपर्टीज जिसको हम फील कर, टच कर सकते हैं, राइट, फिजिकली देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस है। एंड इंटेंजिबल जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। रियल अकाउंट्स चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो, जनरेट या फिर परचेज्ड हो, वो सभी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स पे। तो व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स? All those accounts that are related to expense or losses and incomes or gains are termed to be as the nominal accounts, right? तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस के आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो भी इनकम के अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट में कौन से एग्जांपल्स है? सेल्स है, ठीक है। फिर कमीशन आपने पे किया, कमीशन पेड, फिर कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउड, राइट। ये सभी आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स के अकाउंट्स है। तो इन सभी अकाउंट्स को हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स, राइट। तो ये था हमारा पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच में वो लोग ऐसा बोलते हैं कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स: एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन सभी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको थोड़ा सा मीनिंग मैंने आपके आगे वाले सेशंस में आपको समझाया था, अगर आप रिकॉल कर सके, ठीक है। मैंने इसलिए मैं लिखवाती हूँ कि आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए, राइट। तो वहां पे हमने समझा था बिजनेस, सॉरी, एसेट क्या है, कैपिटल क्या है, इक्विटी क्या है, फिर लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। इन सभी को सभी का डिटेल में डेफिनेशंस और उनका जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है वो सभी आपको इंटरमीडिएट में आएगा, ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंट्स में, राइट। अभी के लिए हमें सिर्फ उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना था। मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मॉडर्न अप्रोच फॉलो करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो होता है। लेकिन अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग सीखने के लिए एजुकेशन ट्यूटोरियल लाइफ में आप लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखा है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट से, राइट। फिर हमने ये जो इक्वेशन वाला देखा था और दो इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे। आज अब हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रूल्स सभी को याद है? 11th में किए थे? कोई साइंस Yes. स्ट्रीम से नहीं है ना? Maybe no. ओके। सो वहां पे हमने पढ़ा था, इफ यू आर, आपको है ना जनरली ये सभी फैकल्टीज करवाती है अच्छे से, राइट। इसको बहुत डिटेल में आपको 11th में पढ़ा था। मेरे फैकल्टी तो बहुत अच्छे थे 11th 12th के, तो उन्होंने तो अच्छे से ये पढ़ाया था। सो व्हाट वाज दैट के पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। जो जहां से आपको मनी रिसीव होगा, जो आपको पैसे देने वाला है, उसको आप डेबिट करेंगे, और जिसको आपको पैसे देने के हैं आप उसको क्रेडिट करेंगे, राइट। तो ये पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये रूल था, राइट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। फिर हमने दूसरा रूल है रियल अकाउंट के बेसिस पे: डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
जो भी आपके बिजनेस में अंदर आया आप उसको डेबिट करेंगे, और जो भी आपके बिजनेस से बाहर गया आप उसको क्रेडिट करेंगे। आपने गुड्स परचेज किए तो परचेज डेबिट होगा। अगर आपसे आपके बिजनेस से गुड्स बाहर गए मतलब आपने सेल्स किया तो क्रेडिट होगा, राइट। फिर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, आप उनको डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम्स एंड गेन्स है आप उनको क्रेडिट करेंगे, राइट। तो ये है हमारे गोल्डन रूल्स जिससे हमने डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट को समझा, राइट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने ये टेबल बहुत अच्छे से आगे के सेशंस में डिस्कस किया था कि सभी के बैलेंसेस क्या है, और अगर इंक्रीजिंग इफेक्ट एंड डिक्रीजिंग इफेक्ट देनी हो तो सामने आपको कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट करना है। एक दफा यहाँ पे इस चार्ट में एक नजर लगा लेते हैं। एसेट का बैलेंस डेबिट रहता है, इंक्रीज करेंगे तो डेबिट इफेक्ट देंगे, राइट, एंड डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट इफेक्ट देंगे। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट इफेक्ट, डिक्रीज करेंगे तो डेबिट इफेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट इक्विटी, दे हैव क्रेडिट बैलेंस, if we are increasing it they will have a credit effect, but if they are getting decreased they will have a debit effect. Income, they have credit balance, if they are increased then credit effect, if they are decreased then debit effect. If we talk about expenses, they have debit balances, if we increase them debit effect, and if we decrease them then credit effect. So this is our model approach. Now let's solve one illustration, right. They have given one illustration, illustration number 3. Mr. David provided the following details related to his financials. Find out the missing figures. अभी उन्होंने थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है, उसमें से हमें मिसिंग फिगर्स फाइंड करने हैं. सो व्हाट आर दे? प्रॉफिट्स काउड ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल का प्रॉफिट है 5000. ओपनिंग एसेट्स नहीं दिया हुआ है, एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर ये आपको फाइंड करना है. लायबिलिटीज एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 12000 वो आपको दिया हुआ है. एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर आपको नहीं दिया हुआ है. लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर आपको नहीं दिया हुआ है. क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन 35000. टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 50000. तो आपको टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल दे दी है जो एंड के है, राइट. तो चलो अब हमें कंप्यूट करना है एसेट्स ऑफ बिगनिंग, एसेट्स एट एंड एंड क्लोजिंग कैपिटल. चलो पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है. प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है, राइट, एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है. तो क्या हमें ओपनिंग कैपिटल मिल सकता है? ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट, देन विल यू गेट क्लोजिंग कैपिटल, राइट और नॉट? ओपनिंग कैपिटल कितना है पता नहीं है. क्लोजिंग कितना है? 35000. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना है? 5000. चलो मेरे को बता सकते हैं ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? 30,000. वेरी गुड. तो यहाँ से हमें मिल गया ओपनिंग कैपिटल. लेकिन मैम हमें तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का बोला ही नहीं था. बाकी सारे फिगर्स के लिए हमने इसको कंप्यूट कर लिया है. अब हमें करना क्या है? अब हमें लायबिलिटीज भी दी हुई है, ओपनिंग लायबिलिटीज दी हुई है. ओपनिंग लायबिलिटीज गिवन कितनी है? 12000. सो इफ वी टॉक अबाउट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. इक्विटी कितनी है? 30000. एसेट्स पता नहीं है, लायबिलिटीज 12000. सो एसेट्स कितना है? ओपनिंग एसेट्स 42. वेरी गुड. सो दिस इज योर ओपनिंग एसेट्स. तो तीन में से हमने एक फिगर कैलकुलेट कर लिया, राइट. अब हमें
फाइंड करना है एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो, उन्होंने हमें लायबिलिटीज दी हुई है। उन्होंने क्या बोला है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। तो इक्विटी प्लस कैपिटल मिला के कितना है, 50,000, राइट। तो लायबिलिटी इक्वल टू 50,000 माइनस इक्विटी। लायबिलिटी इक्वल टू 50,000 माइनस इक्विटी कितना है, 35,000 क्लोजिंग। अब हम ये एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहे थे, लायबिलिटी कितनी आएगी, 50,000 माइनस 35,000 कितनी आएगी, 15,000। यस। तो ये हमें एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटीज मिल गई, राइट। अब हमें एसेट्स फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। एट द एंड ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं, तो एसेट्स पता नहीं है, लायबिलिटीज 15,000, इक्विटी इक्वल टू 50,000। तो एसेट कितने हुए, सॉरी, इक्विटी इक्वल्स टू 35,000। एसेट्स कितने आएंगे, एसेट इक्वल टू 15,000 प्लस 35,000। 50,000। ओके, राइट। चलो, इजी है इलस्ट्रेशंस, यस। समझ में आ रहा है। घर पे जाके बुक में से कॉपी नहीं यस। करना पड़ रहा है ना, सॉल्व कर पा सकते हो ना। यस। फाइन। सो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। तीनों इलस्ट्रेशंस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बेस पे थे, राइट। नाउ लेट्स रीड अवर टेक्स्ट। कल हमने टेक्स्ट से इलस्ट्रेशन 2 तक सब कुछ पढ़ लिया था, आज हमने इलस्ट्रेशन 3 भी देख लिया है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सी द ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच समझाया हुआ है, जिसमें उन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड नॉमिन इम्पर्सनल का, राइट। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, एंड इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज मैंने जो आपको समझाई है वही लिखी हुई है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ लिखी हुई है। हमने भी जैसे एग्जाम्पल्स देखे थे उसी तरह से उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो नाउ यू हैव टू रीड देम ऑल, राइट। फिर हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, राइट। सो दे हैव गिवन द चार्ट ऑफ रूल्स। Now we will see another illustration. From the following information, state the nature of account and state which account will be debited and state which account will be credited, right? See, first started business with a capital of 50 lakh. चलो, कोई मेरे को बताएगा, commence business with the capital of 50 lakh. चलो, क्या इफेक्ट आएगी, इंक्रीज डिक्रीज, कौन से अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हाँ, होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। अब हमारी कैश बढ़ गई, बैंक बैंक बैलेंस बढ़ गई, राइट। तो ये इंक्रीज हुआ एसेट में, और ये कैपिटल में, मतलब कि इक्विटी में इंक्रीज हुआ, राइट ना। चलो, अब मेरे को कोई बता सकता है बैंक कौन सा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। रियल। रियल। और कोई, योर आंसर इज इनकरेक्ट। बैंक पर्सनल अकाउंट है। वाई, अब मेरे को आप पूछो। बैंक एक पर्सनल पार्टी है, देखिए वो आर्टिफिशियल, इट हैज अ लीगल आइडेंटिटी, राइट। इट इज अ बैंकिंग कंपनी, इट हैज अ लीगल आइडेंटिटी अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। तो वो पर्सन खुद है, राइट। इसलिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। चलो, ये आपका डाउट क्लियर, ये रियल अकाउंट नहीं आएगा, पक्का, ओके। राइट। नाउ ये कैपिटल कौन सा हुआ आपका,
पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नेचुरल, पर्सनल, पर्सनल। ये वेरी गुड। ये भी पर्सनल एंड इट विल बी नेचुरल बिकॉज ओनर खुद तो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, राइट? सो दोनों ही पर्सनल अकाउंट हुए, राइट? नाउ वेजेस एंड सैलरीज पेड ₹50,000। चलो कौन ट्राई करेगा? वेजेस एंड सैलरीज पेड ₹50,000 Wages and salary account debit to Wages and cash salary account. account debit to टू bank कैश or और cash बैंक। account. ओके वेरी गुड। चलो अभी हम यहाँ पे बैंक अज्यूम करके चलते हैं। तो चलो मेरे को कौन बताएगा कौन सा अकाउंट कैसा नेचर है? पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। चलो वेजेस और सैलरीज टू बैंक, राइट? चलो अब ये कौन सा अकाउंट हुआ आपका, कौन सा इफेक्ट हो रहा है? Personal. कौन सा पर्सनल, वेजेस या बैंक? दोनों ही। दोनों ही पर्सनल। चलो बैंक तो मान लिया कि पर्सनल ये अकाउंट आएगा, वेजेस भी पर्सनल अकाउंट बनेगा। हाँ रिप्रेजेंटेटिव है। ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनेगा? ये तो आपका एक्सपेंस है ना। Nominal रिप्रेजेंटेटिव account कब नहीं होगा? बनेगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। वेरी गुड बच्चा। फर्स्ट। अभी आप मेरे को मैं समझाती हूँ। आपने मेरा जो एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना उसको पकड़ लिया, जहां पे मैंने रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा बोला था कि आपको जब देखिए सैलरी पेएबल है, मतलब सैलरी की लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर पेएबल है, ठीक है? आपने उसको पे नहीं किया हुआ था, एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज रिमेनिंग अनपेड। तो आप हर एक एम्प्लॉय का नाम नहीं लिख सकते हैं कि ऐसे है ना मिस्टर एक्स इतना ₹500 पेएबल है, फिर मिसिस वाई फिर ₹5,000 पेएबल है। ऐसे हर एक एम्प्लॉय के नेम्स नहीं लिख सकते। तब जाके आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्चुअल में क्या है कि आप इन सभी को लायबल है, ये एम्प्लॉयज आपके पेएबल है, ठीक है? जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स, आप हर एक सप्लायर्स के पार्टीज के नेम नहीं लिखते, लेकिन आप ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं, उसमें सभी के नेम इंक्लूड होके अमाउंट आती है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी में हर एक एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए होते हैं और उसको क्लब करके हम अमाउंट बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। वी डोंट नो डिनोट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, राइट? सो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। और सैलरी खुद एक एक्सपेंस है आपका बिजनेस का, वो एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, राइट? इसलिए ये आपका नॉमिनल अकाउंट बनेगा क्योंकि आप अभी पे कर रहे हैं और ये आपका खर्चा है, राइट? आई होप तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो जिसने कौन सा बोला था, पर्सनल बोला था ना, आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ओके थैंक यू। चलो रेंट रिसीव्ड 2 लाख। हु विल ट्राई? Cash account debit to rent received. ओके चलो अब हम यहाँ पे 2 लाख जैसी बड़ी रकम है इसलिए हम बैंक लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हो रही है, टू रेंट रिसीव्ड, राइट? चलो अब आप Yes. मेरे को अकाउंट्स का नेचर बोलेंगे। बैंक कौन सा नेचर का बनेगा और रेंट रिसीव्ड कौन सा नेचर आएगा? Bank personal and rent यस, receive nominal. वेरी गुड। चलो सो नाउ यू आर क्लियर विद दिस। रेंट रिसीव्ड आपका इनकम है इसलिए वो आपका नॉमिनल अकाउंट बनेगा और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट बनेगा, राइट? नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹9 लाख। चलो एंट्री। Uh, Purchase account debit ओके to
चलो क्रेडिट यहाँ पे कार्ड। हमें नाम तो पता नहीं है इसलिए क्रेडिटर लिख देते हैं, राइट। यस। चलो रिलेटेड रियल अकाउंट। ओके, चलो परचेज रियल, फिर दूसरा क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट बनेगा आपका? चलो एनीवन, क्रेडिटर्स। नॉमिनल। नहीं, नॉमिनल कैसे रियल नॉमिनल? रियल ही नहीं होगा। रियल नहीं होगा बेटा, रियल रियल में तो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर खुद एक ऑब्जेक्ट है। देन तो पर्सनल। पर्सनल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया। अब आ गए सीए के दिमाग में पूरी तरह से। चलो सी, नॉमिनल आंसर इसलिए रॉन्ग था बिकॉज नॉमिनल इंक्लूड्स एक्सपेंस एंड इनकम्स, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सपेंस भी नहीं है ना ही इनकम है, ठीक है। फिर रियल इंक्लूड्स गुड्स और प्रॉपर्टीज और इंटेंजिबल्स, तो ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्रेडिटर्स। यहाँ पे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको अभी समझाया ट्रेड क्रेडिटर्स। अब हम जनरल नेम ले लेते हैं, तो मैंने मान लो मैंने सकीना से परचेज किया, मैंने सानिया से परचेज किया, मैंने अपने शाफिया से परचेज किया, महक से परचेज किया, तो मैं सभी का नाम नहीं लिखूंगी, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी, माई ट्रेड क्रेडिटर्स, के मेरी लायबिलिटी है, मैं उन सभी को पे करूंगी। तो मैंने सभी से मान लो 5,000 की परचेज की, तो 5,000 इंटू 4 20,000 विल बी माई ट्रेड क्रेडिटर्स, सो दे विल रिप्रेजेंट यू ऑल। तो आप सब खुद भी पर्सनल है, और आपका पर्सनल का ग्रुप बन के ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन रहा है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस। ओके, यस चलो या। नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,16,000 and received payment in check। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट वेरी ओके, बैंक डेबिट मतलब आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है टू सेल्स, राइट। यस। चलो अब मेरे को अकाउंट का नेचर बता दीजिए। बैंक अकाउंट पर्सनल एंड सेल्स रियल। वेरी गुड, चलो आई होप you all are now understanding the nature, यस। right? So this was your next example। चलो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मैंने आपको ये आगे भी समझाया था, और यहाँ पे मैंने वो चार्ट भी आपको ड्रॉ किया था ना कि सभी का बैलेंस क्या है और इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट क्या आएगा। तो वही टेबल उन्होंने ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस तरह से पूरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, राइट। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे देखो यहाँ पे हमने ये जो एग्जाम्पल्स लिए थे ना, बैंक मतलब कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया, तो एसेट इंक्रीज हुई इसलिए डेबिट इफेक्ट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई इसलिए क्रेडिट इफेक्ट, वही चीज उन्होंने अच्छे से डिटेल में समझाई है। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया ना उन्हीं का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अभी मैं इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं जाती हूँ क्योंकि मैंने आगे के सेशन में भी ये कवर किया हुआ है, बहुत बार हमने ये रिपीट कर लिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन कोर ऑफ दिस चैप्टर, जर्नल। यहाँ पे हमें पढ़ना मेन था जर्नल। जर्नल के लिए आज तक हमने जो भी पढ़ा वो पूरा उसके लिए बेस बना रहे थे। नाउ व्हाट इज जर्नल? फर्स्ट टाइम आप जहाँ पे एंट्री करते हैं बुक्स में उसको हम जर्नल्स बोलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री होती है हर एक ट्रांजेक्शन की, राइट। वहां पे अकाउंट्स की डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट हम देते हैं। जर्नल को सब्सिडियरी बुक्स भी बोले जाते हैं। So recording of transactions in journal is termed as journalizing। आप उसको recording of transactions ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं I am journalizing, right? मतलब कि आप transactions record कर रहे हैं journal books में। In the books of original, it is the book of original entry in which transactions are entered on daily basis in a chronological manner। हर दिन का अलग अलग एंट्री आपको पास करना रहता है। आज के दिन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उन सभी का रिकॉर्ड आप जर्नल एंट्री में एंट्री पास करके रखते हैं। जैसे आज मान लो मैंने 5,000 के गुड्स सकीना को बेचे, मैंने आज सानिया से 5,000 के गुड्स परचेज किए, फिर मैंने आज
रेंट इनकम रिसीव की शाफिया से, राइट, 2000 रुपीज। तो ये सभी मेरे आज के जितने ट्रांजेक्शन हुए उन सभी को मैं रिकॉर्ड करूंगी। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फर्स्ट टाइम एंट्री जर्नल एंट्री से होगी, जो मैं सब्सिडियरी बुक्स में करूंगी, राइट। नाउ जर्नलाइजिंग प्रोसेस, जर्नलाइजिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। All the transactions may be first recorded in journal as and when they occur. The record is chronological, otherwise it would be difficult to maintain records in an orderly manner. हर रोज हर दिन का हम एक chronology मतलब एक order में अच्छे से लिखते हैं, right? Debits and credits are listed along with the appropriate explanations. हम entries के narrations भी देते हैं। Narration में हम उस transaction का अच्छा सा explanation देते हैं कि इस invoice number के हिसाब से इस पार्टी के पास से कैश में या क्रेडिट में हमने इतना गुड्स परचेज किया या फिर सेल किया, राइट। So that are the appropriate explanations given to the entry. There are basically two types of journal, general and specialized, right. The latter is used when there are many repetitive transactions of the same nature. Now, जो स्पेशलाइज्ड जर्नल है वो तब यूज होता है जब आपको रिपीटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। अब जर्नल का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। फिर उन्होंने कॉलम्स के नंबर दे दिए हैं, राइट। अब हम कैसे एंट्रीज करते हैं, देखिए, इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, राइट, जहाँ पे हम डेट लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, राइट। वहां पे सबसे टॉप पे हम मंथ लिखते हैं और वहां पे अंदर के नैरो पैट में हम उसका डेट लिख देते हैं, राइट। फिर सेकंड कॉलम मतलब पर्टिकुलर्स में हम अकाउंट्स के नेम लिखते हैं। अकाउंट्स के नेम में फर्स्ट अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ वो, और उसके नेक्स्ट लाइन में थोड़ी सी जगह रखने के बाद हम लिखते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, बाय डिनोटिंग द वर्ड टू, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। तो वही चीज इन इतनी छोटी छोटी चीजें है ना, उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल से लिखी हुई है। तो अब मैम ने पूरा पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सभी चीजें आपको पता भी है और मैं उसको ट्रांसलेट भी कर रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो क्रेडिट वाला अकाउंट टू से डिनोट होता है, थोड़ी जगह यहाँ पे छोड़ी जाती है, राइट। और इस तरह से ये अपना डेबिट अकाउंट का नाम आप लिखेंगे ना। फिर आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट। यहाँ पे आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं एंट्री का, राइट, बीइंग गुड्स, मैम यस। ये सब पता है, आगे बढ़िए। मेरे को पता है, लेकिन फिर ऐसा ना हो गया थियोरी मैम ने पढ़ा ही नहीं, राइट। नहीं, बोर हो रहे हैं, सब पता है। चलो बोर हो रहे तो चलो हम डायरेक्टली आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, पूरा फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, ऑलमोस्ट चलो सबको पता ही होगा। वही ना, मेरे को पता है, लेकिन फिर कोई साइंस स्ट्रीम से नहीं होना चाहिए। डर वहां पे लगता है पूछ दूसरा लो, डर आप मैम सबको ने। इंडिविजुअली મેમ सबको ગુજરાતી पूछ लो। મીડિયમ મેમ हाँ અહીંયા ગુજરાતી મીડિયમ વાળા છે. હા હા બેટા, ચલો ગુજરાતી મીડિયમ વાળા માટે હું થોડુંક લઈ જ લઉં છું। જો બેટા આ ફોર્મેટ તો આપણે જોયું, રાઈટ, ડેટ, પર્ટિક્યુલર્સ, લેજર ફોલિયો, ડેબિટ અને ક્રેડિટ। નાउ વોટેવર જે તમે ઉધાર જમા કરતા હતા ને એને આપણે આવી રીતના ફોર્મેટમાં એન્ટ્રીઝ પાસ કરશું। મેં બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ લખ્યું તો આ ડેબિટ આવી રીતના અને નેક્સ્ટ લાઈનમાં ટુ કેપિટલ, રાઈટ। અને આ આપણે એને નરેશન આપશું, રાઈટ। सो दिस इज द वे के हम एंट्री प्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर्स में, राइट। नाउ नेक्स्ट थर्ड कॉलम में लेजर फोलियो के, जहाँ पे उसका पर्टिकुलर पेज, लेजर का जो बुक होता है उसमें जो पर्टिकुलर पेज पे सॉरी, सो पर्टिकुलर पेज पे जो लेजर का रेफरेंस रहता है वो, देर आफ्टर डेबिट का जो अमाउंट होता है वो और क्रेडिट का जो अमाउंट होता है वो, राइट। जर्नल एंट्री को आप सिंगल एंट्री में भी लिख सकते हैं और क्रेडिट कंपाउंड एंट्री में भी लिख सकते हैं। सो ये चीज याद रखना। सी मतलब मैम क्या सिंगल एंट्री मतलब क्या, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, राइट, यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट।
सॉरी, राइट। सिंगल एंट्री जहाँ पे एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, और कंपाउंड एंट्री में जहाँ पे मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स होगा। तो उसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं लॉस ड्यू टू फायर, राइट। चलो, तो लॉस ड्यू टू फायर में कैसे होगा? મારે ફોન આવે છે બરોડાથી, ડેડીને કેને કહું છું 5-10 મિનિટમાં એટેન્ડ કરું છું, બસ હું 15 મિનિટમાં એટેન્ડ કરું છું એમને કહો ને, મારો ફોન 2 વાર આવ્યો, सॉरी, राइट। चलो, लॉस ड्यू टू फायर, तो क्या एंट्री होगी? मेरे को कोई एंट्री बता सकता है? loss account गुड्स ऑफ debit to ₹5,000 लॉस ड्यू टू फायर। चलो, loss account debits to goods account. टू गुड्स 5,000, राइट ना। अब यहाँ पे ऐसे बोले कि हम इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड, राइट। सो हम उसका एंट्री कैसे चेंज कर देंगे? व्हाट वी विल डू कि हम इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, वहां से हमें रिसीवेबल है, हाँ या ना? उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया ना 2,000 का, सो दे विल बिकम अवर रिसीवेबल्स, राइट। Yes. फिर लॉस अकाउंट डेबिट, राइट। चलो Yes. एवरीवन, एंड टू गुड्स 5,000, राइट। सो यहाँ पे मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स है, 2 डेबिट और 1 क्रेडिट। तो इस तरह से मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट होते हैं, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, दिस इज द कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री। नॉर्मल होती है वो, सिंगल एंट्री होती है, राइट। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स की ओर पे। यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मोहन कमेंसेस बिजनेस विद ₹50 lakhs इन बैंक अकाउंट, राइट। सो वहां वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल 50 lakhs, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आएगा। चलो, राइट एवरीवन, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. चलो चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी यहाँ पे गुजराती मीडियम वालों के लिए यही है कि आप उसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए। नरेशन में आप जनरली वर्ड बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री मोहन, राइट। सो बीइंग से हम हमारा नरेशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर इस तरह से हम डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं, और पर्टिकुलरली अमाउंट साइड में हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। सेम प्रेजेंटेशन आपने गुजराती लैंग्वेज में किया हुआ है, सिर्फ हमें इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स में कैसे ध्यान रखना है वही आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट, आउट ऑफ अबाउट 25,000 इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सो अब मेरे को कोई एंट्री बताएगा? अभी यहाँ से ड्रॉइंग्स हुआ है 25,000 का। चलो चलो चलो, ट्राई करो। बोरिंग लग रहा है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो अभी इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों को आंसर देना होगा। फटाक से आंसर दो तो फटाक से खत्म होगा। चलो, Drawing account debit यस, to bank account. वेरी गुड। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट नाउ। Sorry, out of about 25,000 is withdrawn from bank. By this transaction, bank balance is reduced, right? बैंक से उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है, राइट। एंड कैश डेबिट, उन्होंने कैश कैसे डेबिट कर दिया, क्या किया उन्होंने? एक सेकेंड। आउट ऑफ अबाउट 25,000 इज विड्रॉन बाय बैंक, दिस बैंक एंड अनदर कैश कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। आई होप के वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि बैंक से विड्रॉ करके वो लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया है, राइट। अगर ओनर खुद विड्रॉ करके सेल्फ पर्पस के लिए लेता चाहते हैं तो हम उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं, राइट। अगेन बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फॉर 12 lakhs, राइट। चलो एंट्री Furniture account debit to bank or cash बैंक account. अकाउंट, वेरी गुड, ठीक है। और उसका हमने नरेशन दिया, बिंग फर्नीचर परचेज वाइड सो एंड सो बिल नंबर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने यहाँ पे गुड्स परचेज किए कैश से, तो क्या होगा? परचेज डेबिट होगा एंड कैश और बैंक क्रेडिट होगा, राइट। सो सेम आपने जो Yes. कंसेप्ट सीखा है उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे लगाना है। सी,
11th 12th में पढ़ा उसको ही लगाना है, सिर्फ आपको उसको इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करना है ना वही सीख लेना है, राइट। तो आप सबके लिए ऐसा मैं बोलूंगी कि आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हैंड रिटन सभी सम्स को सॉल्व कीजिएगा। परचेज गुड्स फॉर 10 lakhs ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स राम नरेन ब्रदर्स। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स राम नरेन ब्रदर्स, राइट। अब यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है तो सो एंड सो पार्टी को हमने क्रेडिट किया और परचेज को डेबिट किया। Next, sold goods to Messrs. Raman Company for 6 lakhs. The bank account debit to sales account, right? Amount is received in check. बोली दिया इसलिए हमने बैंक डेबिट कर दिया। Next, sold goods to Ramesh on credit for 13 lakhs. So रमेश अकाउंट डेबिट वो हमारा रिसीवेबल्स है एंड टू सेल्स अकाउंट, राइट। सेल्स हमारा 13 लाख से हुआ है। So this were the sum of the entries. Received check from रमेश 13 लाख, तो अभी 13 lakhs का चेक रिसीव हुआ तो बैंक डेबिट और रमेश क्रेडिट। पेड रेंट फॉर 1 लाख, सो रेंट एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, बैंक रिड्यूस हो जाएगा 1 लाख से। पेड 22,000 टू क्लर्क एज अ सैलरी, सैलरी पे की, सैलरी एक्सपेंस है डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। रिसीव 2,20,000 इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बैंक डेबिट होगा, बैंक में पैसा आया, एसेट इंक्रीज हुआ एंड इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, राइट। नाउ अब हम इस तरह से एंट्रीज पास करते हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। एनालाइज द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोचेस: अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी मैम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कौन सा है? मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, इसलिए अपनी नोट्स में ना यहाँ पे एक नेम ऐड कर दीजिएगा, कहाँ हमने लिखा था, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच, इसका दूसरा नाम है। अब इस दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच के हिसाब से हम कितना इंक्रीज हुआ एसेट्स में, कितना डिक्रीज हुआ और लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ और उसका इफेक्ट कैपिटल पे कैसा है, अब उसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को इन्वॉल्व करवाते हैं कि क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, क्या वो नॉमिनल है, उसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करते हैं और डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट देते हैं, राइट। तो इस तरह से दोनों अप्रोच हमारे हो गए। देखिए तो चलो अब फटाक से हम देखते हैं। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ 4,000, चलो मेरे को आंसर दीजिए। चलो एवरीवन, साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ ₹4,000। Bank account debit to ओके capital account. ओके, सो अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच के हिसाब से क्या होगा? Assets increase and capital also increase. वेरी गुड, राइट। एसेट्स इन बैंक है, ये हमारा एसेट है, ये इंक्रीज हुआ। कैपिटल, ये हमारा कैपिटल है और ये भी इंक्रीज हुआ, राइट। इसलिए इसका डेबिट इफेक्ट, इसका क्रेडिट इफेक्ट, राइट। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो क्या आएगा? चलो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आएगा? एवरीवन, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल, चलो किस तरह से बात होगी? दो है, बैंक से पैसा रिसीव हो रहा है, राइट। तो एक तो बैंक है और दूसरा कैपिटल आ रहा है। बैंक कौन से नेचर का है? पर्सनल, पर्सनल। कैपिटल कौन से नेचर का है? नॉमिनल, Personal. नो, हाँ पर्सनल। कैसे नॉमिनल? सॉरी मूड सॉरी, ऑफ हो गया तो बातें भी समझ में नहीं आने लगी ऐसा? चलो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, गिवर कौन है? कैपिटल ओनर, राइट। उसको यस हमने क्रेडिट कर दिया। और बैंक में रिसीव हो रहा है, बैंक डेबिट, राइट। यस, चलो
तो इस तरह से हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक 200। चलो एंट्री क्या पास होगी? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, चलो चलो, एनीवन? Cash balance increase and bank ओके, balance decrease. कैश एंड बैंक। कैश भी हमारा एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है। बैंक भी हमारा एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पे भी एंट्री क्या आएगी? कैश डेबिट टू बैंक, राइट। अब दोनों के अकाउंट का वो मेरे को बताइए कि कौन सा नेचर है। Cash real, ओके, बैंक? personal. वेरी गुड। रियल का रूल क्या आएगा? Debit what comes in, credit what goes out. वेरी गुड। तो यहाँ पे कैश अंदर आ रही है इसलिए डेबिट, एंड पर्सनल में क्रेडिट द गिवर। बैंक हमें पैसा दे Yes. रहा है इसलिए क्रेडिट, राइट। चलो नेक्स्ट, लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई। लोन अकाउंट टू मिस्टर वाई, राइट। लोन इज योर लायबिलिटी, इंक्रीज हुआ। एक मिनट, लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर Then वाई। हाँ, क्या? कैश इंक्रीज होगा ना, लोन लिया तो कैश और बैंक हाँ, इंक्रीज होगा। तो आप सब जाग रहे हैं ना? Yes, ma'am. तो ठीक है, चलो नहीं, तभी बैंक दूसरों तो को डेबिट। पता बोलने का चला। नहीं। चलो, दूसरा बैंक कोई एसेट बोल नहीं रहा इंक्रीज है हुआ। इसलिए। हाँ, इसलिए तो मेरे को सभी को जगाना पड़ रहा है कि अभी मेरे को बोलो यार, मेरे को रिस्पॉन्स दो। नहीं, हम दोनों ही बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा किसी को और को मौका दे बोलने का। हम दो इसलिए ही मैं बोल बोलती हूँ, होते हैं। आई नो, मैं आप जनरली किसी और को सेशंस में सिर्फ पूछिए। मैं नाम लेके पूछती हूँ तो भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैंने कल या परसों ही नाम लेके बोला ना, तो भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब मैं थक चुकी हूँ बोल बोल के कि मेरे को जवाब दो, जवाब दो। आई कंटिन्यूअसली नो हम ही कि बोल रहे आप हैं। दो तीन बच्चे ही ऐसे हो ना कि हमें जो तो मेरे, आता है, गुजराती मीडियम वाले को पूछो, उनको नहीं आता। उनको मैं डिफिकल्टी इसलिए, होगी। सी मैं सही बोलूं तो मैं उसी के लिए इतना डिटेल में जा रही हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि वही लोग जवाब दे। मेरे लिए वही एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग जवाब दे, लेकिन मेरे को पता है स्टूडेंट मेरे क्लास में ना सिर्फ दो ही तीन मेरे से बात करेंगे, मेरे अब समझ में आ गया है। और और हम अब बोर मैं हो रहे हैं। सबकी राह देखती रहूंगी ना तो लेक्चर खींचता ही जाएगा, और आप भी हम बोर होगे और मैं हम भी बोर होती रह जाऊंगी। करते हैं, वो बोले। हम इसीलिए बोल रहे हैं जल्दी खत्म होइए। वही ना, इसलिए मैं भी फिर है ना, चलो नहीं बोल रहे तो भी मैं आगे बढ़ जाती हूँ। स्पेशली जब आपको बेटा पता चले कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी, तो आप लोग बोलो, आप लोग आंसर करो, तो मैं हमारे लिए भी आसानी रहेगी। इन दोनों को तो आता ही है। फॉर योर बेनिफिट इफ यू स्पीक, आपको समझ आएगा कि आपको कितना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हुआ। बीच में कैसे किसी ने अलग जवाब दे दिया, नॉमिनल रियल, तो उनका डेप्थ में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है। तो अगर आप बोलोगे तब आपको, मेरे को भी पता चलेगा आप कहाँ से कहाँ पे गलती कर रहे हो। ऐसे मैं आपका दिमाग नहीं पढ़ सकती हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। सामने आऊंगी तो भी मेरे पास दिमाग रीडर नहीं है, माइंड रीडर मेरे को नहीं है। चलो, बैंक राइट। में एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट। लोन लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। सेम इफ यू टॉक योर, बैंक हमारा पर्सनल होगा, राइट। एंड वाइज लोन भी यस। क्या होगा? पर्सनल। पर्सनल, राइट। एंड डेबिट द यस। रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल लगेगा। गिवर। मिस्टर वाई ने हमें पैसे दिए, उसको क्रेडिट करते हैं। बैंक बैंक से पैसे रिसीव हुए इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरीज पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017, 300 एंड 100 इज स्टिल पेएबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। चलो, सैलरीज पेड, तो पहले तो इक्वेशन अप्रोच। चलो, सैलरी टू बैंक आता, यस। राइट। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उससे हमारा, एंड ये हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, राइट। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है,
एक्सपेंस का इफेक्ट हमारा कहाँ पे जाएगा? इक्विटी पे जाएगा। इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन इक्विटी, हाँ या ना? यस। राइट, इट विल या। डिक्रीज योर इक्विटी। एंड जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो सैलरी विल बी योर नॉमिनल एंड बैंक विल बी योर पर्सनल। पर्सनल। राइट, नॉमिनल में यस। एक्सपेंस को डेबिट करो, पर्सनल में गिवर को क्रेडिट करो। नाउ 300 एंड 100 इज स्टिल पेएबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो हमारा एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट। डेबिट आएगा ना आउटस्टैंडिंग सैलरी? प्लीज अदर्स रिप्लाई टू। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी इंक्रीज सैलरी, हुई तो क्रेडिट होगा ना। यस, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। और आप इस यस। दोनों एंट्री को मर्ज करके ऐसा भी कर सकते हो कि सैलरी टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप ऐसी नेट एंट्री भी पास कर सकते हो। चलो, समझ आया आपको? यस। सैलरी एक्सपेंस, बैंक एसेट, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज एंड एक्सपेंस इंक्रीज, दैट इज इक्विटी डिक्रीज। जब हम यहाँ पे बात करें तो ये नॉमिनल, बैंक पर्सनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? चलो एवरीवन, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट बनेगा? अदर्स प्लीज। चलो, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनेगा, राइट। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज ₹500। सो एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश और बैंक। यस। ओके, फर्नीचर डेबिट टू कैश और बैंक। फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज एंड एसेट डिक्रीज, right? Asset डिक्रीज। increase so debit, asset decrease so credit. If you talk, क्रेडिट। furniture will be your real and bank shall be your personal, पर्सनल। right? Real में यस। what comes in debit, furniture is coming into your business so debit, and bank, you are giving the money to bank so it will be credited. Bank will pay your money for furniture so it will get credited, he is the giver. Here this illustration gets completed. मैम बड़ा आज के लिए इलस्ट्रेशन इतना है। ही। हाँ, आज के लिए इतना ही। चलो, बोर हो गए हो अब सभी? हाँ बहुत। इलस्ट्रेशन 5 हम नेक्स्ट सेशन में पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक के सभी इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स आपको सम्स बुक में लिखने होंगे, राइट। ओके। एंड आज का समरी में आपको ये जर्नल का बना के दूंगी, वो लिख लेना, राइट। ये डन। मॉडर्न अप्रोच, नॉमिनल वाला, वो सभी आपको समरी में ऐड कर देना है। सभी इलस्ट्रेशन सम्स बुक में लिखने हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, देखिए अभी से आप इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर दिस इज जस्ट इफ यू वांट टू सक्सीड विथ गुड मार्क्स, इसी अटेम्प्ट में, इसी नवंबर में फाउंडेशन क्लियर करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से, तो आई विल सजेस्ट कि जो भी ये सभी इलस्ट्रेशन आप जब हैंड रिटन बुक से सॉल्व करो ना, तब क्वेश्चन देख के आंसर देखे बिना सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, राइट। आपको कहीं पे गलती नहीं हो जा रही ना, कैलकुलेशंस में कहीं पे मिस्टेक नहीं हो रही ना, फिर वहां पे लिख देना। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, एक भी भूल नहीं गई, तो आप उसको इजी लिख के मार्क कर देना, ताकि आपको सिर्फ नेक्स्ट टाइम एक ही बार रिवाइज करना पड़े, फिर आगे जब लास्ट डे एग्जाम के वक्त उस सम्स को आपको रिवाइज नहीं करना पड़े। बाकी ओके। कोई में ऐसी कोई एडजस्टमेंट है जो ट्रिकी है, तो उस एडजस्टमेंट को मार्क कर लीजिएगा कि मेरे को, मैं चाहे पूरा सम देखने का मेरे को टाइम भले ही ना मिले, लेकिन ये एडजस्टमेंट तो मेरे को देखनी ही है। अभी आपका जैसे पानेरी मैम फाइनल अकाउंट्स लेंगे, फाइनल अकाउंट्स के फुल फ्लेज सम्स आएंगे, तो इतनी सारी एडजस्टमेंट होगी, यू डोंट हैव टाइम टू सी और लुक ओवर दिस ईच एंड एवरी सम। तो आप क्या करेंगे, जो ट्रिकी एडजस्टमेंट है, जो आपको समझ नहीं आई, आपको ऐसे सॉल्व नहीं हो पा रही है देखे बिना, आपको बार बार पढ़नी पड़ रही है, तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा।
तो वो क्या होगा, आपको लास्ट डे एग्जाम के टाइम पे सिर्फ उतना ही रीड करना पड़ेगा, सभी सम सॉल्व करने का आपको लास्ट डे पे टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन जब लास्ट डे पे आपको है ना सभी पूरा सब्जेक्ट जब सम अप होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट तो बहुत लेंथी है। अभी कवर करने के लिए, हमें पास होने के लिए ऐसा है कि लास्ट डे पे सभी सब्जेक्ट्स में से सभी चैप्टर्स अच्छे से कवर हो जाए। कवर करने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी ही होगी। आप अभी से सभी इलस्ट्रेशंस के आगे इस तरह से मार्क कीजिएगा और सभी इलस्ट्रेशंस अपने आप सॉल्व कीजिएगा। कल मैंने होमवर्क चेक किया ना, उससे मेरे को लगा कहीं ने कॉपी कर दिया था डायरेक्ट टेक्स्ट मॉड्यूल से, मेरे को ऐसा फील हुआ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ फॉर योर बेनिफिट, देखे बिना सॉल्व करना, ना आए तो मेरे को 2 बार पूछ लीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगी। अगर आपको क्लास में शर्म आ रही है मेरे को व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, आई विल नेवर। मैं व्हाट्सएप में रात को भी रिप्लाई करती हूँ, आप दूसरे स्टूडेंट्स को पूछना। I will be everywhere for you, but I want that you also interact with me, right? जितनी मेहनत मैं लगा रही हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे भी ये समरी क्रिएट करना पड़ता है, राइट? तो मैं भी इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए भी ये बहुत आसान रहता होगा, तो मैं फिर भी इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तब आप इतना पेन तो लीजिए कि आप मेरे को रिप्लाई कीजिए, होमवर्क अच्छे से कीजिए, और फिर भी डाउट्स रह जाए तो आप मेरे को पूछिए। तब ये मेहनत है ना रंग लाएगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथ से ताली बजेगी, राइट? चलो, एंडिंग ऑफ ईयर, हैव अ गुड डे, Yes. थैंक यू सो You मच, too. बाय। Bye bye. थैंक यू, बाय बाय। हेलो। हेलो। बोल। આમ ઈસ રેકોર્ડિંગ બંધ કર્યા વગર જ વયા જઈશ રોજ. આજે નો રે આવડા લોકો. હા. એ બોજાણી. મજા આવે. આજે બધાની ખબર લેવી છે મારે નકર બહુ મને તો એટલે તો પછી કેવું મારે પડ્યું આજ. કેવું હતું પણ હું ન બોલ્યું. પાછા તો કેસ કેવું કે ગુજરાતી મીડિયમ વાળાને ડિફિકલ્ટી હશે. હું બોલવાની હતી પણ બધા લેફ્ટ થઈ ગયા. તો અત્યારે આજે રહ્યા હોત ને તો કહેતા આજે પાછળથી. અને હા આપણને હું ને કઈ આળસુ બગાડવું આજે નથી બોલવાના ખોટું. હતા પણ કોઈ ન બોલ્યું. હું ને આળસુ આજે બોલવાના જ હતા પણ કોઈ ન બોલ્યું. તો બોલાય ને પણ બધાએ. તો મિસ ને બી ખબર આળસુ પડે, આપણને આવડતું તો હોય જ તો, પણ ઇંગ્લિશ માં ન આવડતું હોય તો મિસ ને ખબર પડે ને કે આપણને સમજાવે એમ એવી રીતે. તો તો કે ને મયંક ઓલું તારા ગ્રુપમાં બધાને કે એમ. મેં કીધું અમે જો સમજાતું બકરીની લાગે વાતો બધાને. કરી. હું તને સ્ક્રીનશોટ નાખું, અમને એટલો ગુસ્સો ચડ્યો ને આજ તો મારો મગજ હા હલી. પણ તો કે ને હવે ખાસ કાલે કરી બોલે બધાય ને ઘર આમ નામ ક્યાં સુધી હાલશે. ખાસ કરીને ઓલી સમજાતું લાગે છે બાકી મદાની બધાને. સબીના. અલીના ને મેં તો તાનિયા ને કીધું બધાને આજે સમજાતું બધા લાગે. મેં કીધું આજ તો બધાને લઈ જ લઈએ પણ કોઈ નથી રહેતું. એમ નઈ પણ ઓલા બધાને સમજાય, તાનિયા અલીના બધાને સમજાતું લાગે. હા પણ જો ને એ લોકો તો કઈ બોલતા જ નથી કોઈ. તો કઈ વાત નથી થતી તમારા લોકોને કે હજી સમજાઈશ કે હું નહી તો એમ. હજી હાલમાં ચેકિંગ શરૂ જ છે પણ કોઈ કઈ બોલતું જ નથી. મેં તો લે કીધું હું બોલું હાલો ઊભી રખાવી ઓલીને આપણે પણ કોઈ ન બોલ્યું. તો એ ગોલી છે ને એક બહુ ખરાબ. કોણ મદનયું? હા હા.
પણ કાંઈ બી પૂછે એટલે યસ યસ કરવા માંડે ને આગળ બધા બગાડવા માંડે. બીજો ભાઈ થી ઉભો રે. હલો. હા બોલ. ફ્રી છો? તો ટેસ્ટ છે ને 6 વાગે. હા એટલે પછી. 6 વાગે પછી 9 વાગે કરું. હા. 9 વાગે. લોનું ક્યારે કરવાની? હા કાને લોનું તો ઇન્શાલ્લાહ હવારે કરીશ વેલા જાગીને. ઠીક. કેવી રીતે કરી ગોખવા બેઠશું કાઈ લોનું? એ ને કઈ સમજ નથી પડતી મને તો. મારે આવું તું પણ છે ને મારામાં પેટ્રોલ ખાલી થઈ ગયું શું કરું આવવાની હતી. મને તો કઈ મજા આવતી કઈ ધાવામાં કરવાનું મન નથી થતું થતુંય નથી એક વાર. સફીના. હમ. ના ના. એવું લાગે ને તો આપડે ગુજરાતી મીડિયમ નું ગ્રુપ જ બનાવી નાખાય તો આપણે એમાં કાંઈક હોમવર્ક જોતો હોય તો આપણે એ લોકો પાસે ન માંગવું પડે હવે કઈ લોકો આપણને આપશે નહી. ગુજરાતી મીડિયમ માં પણ વટ વાળા પડ્યા છે ને શું કરવું વટ મૂકે તો થાય ને ગ્રુપ બનાવે તો. કેવાનું આ મહેક ને તું કે છે કે આપડે આપડું ગ્રુપ બનાવી નાખીને આવું હોય તો ભલે રેતી ને કઈ ને એને વોટસે તો આપડે તો સાને બોલો નાખી દેવાના અલીના ને આપડે લોકોને. એડ કરી દેવાના એમ ને લેવું હોય તો લે નકર હા લેફ્ટ થઈ જાય. હા. હા તો આપડે કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપડે બીજા કઈ હકીએ એમ. તો અને આપડે એકા બીજા પાસેથી લેવું હોય તો લઈ તો હકીએ હા કાક સમજી હકીએ. તો હવે કઈ લોકો આપશે નહી. આપડે સ્કૂલમાં છે ને હે તનજીમને મેં કીધું તું ને કે અમને બોલાવતા હોય તો આમ તેમ તો કે આ લોકો ને નીટ વાળા સ્ટાફ રૂમ માં બેઠાડ્યા હતા એક બોલાવ્યા ત્યારે કઈ ક્લાસમાં નહોતા બેઠાડ્યા. એટલે ન બોલાવે આપણને. એટલે હા આપણને કદાચ આપડે કતા ને કે આપડી જાતે રીડિંગ કરવા જવું હોય તોય નહી જવા દે એમ. હા. बारिश के आसपास से हाय खुदाफिज.